Good morning, class 12th. I am continuing with my topic ASEAN. I have started this topic on the 20th of April. Today it would be of third class. As you might be seeing, today's topic will be for free trade area. हमने टॉपिक शुरू किया था ASEAN, which was basically formed by the countries of Southeast Asia. एंड जब हमने साउथ ईस्ट एशिया का कलर था तो हमने पहले ये किया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने 3 पिलर्स के थ्रू काम कर रही थी. ये हमारी कल की क्लास थी. इन 3 पिलर्स में एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि वर्कआउट करता है प्रिमिनरी फॉर अचीविंग इकोनॉमिक टारगेट्स. हमने ये टॉपिक कल किया था, कुछ इस तरीके से था. इफ यू डू रिमेम्बर, अगर आपको याद आए, कल हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे. ठीक है, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट, टू प्रोवाइड अ प्रोडक्शन बेस फॉर द एशियन स्टेट्स, टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन. एंड ऑब्वियसली उस समय एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नाम की ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट को सॉल्व करती थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए. इसी एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने फोकस किया ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरियाज. हमने अपना टॉपिक यहाँ छोड़ा था. लास्ट लाइन आई हैव डन विद यू इज दैट यूएस एंड चाइना ऑलरेडी हैव साइंड इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. हमने कल ये टॉपिक कर लिया था. आज जो मेरा टॉपिक है वो यहीं से ही शुरू होता है. व्हेन आई टॉक अबाउट फ्री ट्रेड एरिया, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स. ठीक है, कि एक ऐसा एरिया बना दिया जाए जहां पर इकोनॉमिकली हेल्प आउट की जाए लोगों को. इसमें जब हम इंक्रीजिंग पार्टनर्स की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन था कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें इन दीज फ्री ट्रेड एरियाज में, और ऐसा हुआ भी है. अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया डिडंट साइडेड विद एनी ऑफ द पावर ब्लॉक. Indian foreign policy doesn't allow her to enter into any trade agreements. It has to give a clear clarification whether it is following the socialist pattern or going with the western countries. But रिजल्ट क्या था कि जो भी फ्री ट्रेड एरियाज थे वहां इंडिया का रोल जो था वो बहुत लिमिटेड था. Now it has been amended. Many amendments has been made. Cold War has ended. So free trade areas with Singapore and Thailand, 2 countries के नाम है यहाँ, जिसके साथ इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर चुका है. इसके अलावा we are going to do today about a very important organization of ASEAN that we want to see how ASEAN works for the regional cooperation. रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर एशियन ने एक विजन मतलब किस तरीके से वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखना चाहते हैं. इस एसोसिएशन ने एक विजन डेवलप किया था जिसमें उसने ये कहा था कि एशियन सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को लिमिटेड फंक्शंस करते हुए नहीं देख सकता. वो चाहता है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह काम करे. उसके लिए इसने इनकरेज किया नेगोशिएशंस को ओवर कन्फ्लिक्ट्स, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है कंबोडियन कन्फ्लिक्ट का. जब हम कंबोडियन कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ वियतनाम एंड लाओस. यहाँ पर जो झगड़ा था वो सोशलिस्ट और वेस्टर्न पावर्स के बीच में था और उन कन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया गया. सिमिलरली इट ऑल्सो एंडेड विद द ईस्ट टिमोर क्राइसिस. दीज टॉपिक्स वी विल बी डूइंग व्हेन वी बी डूइंग इन द क्लास वर्क, बिकॉज ये हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे. इसके अलावा ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एनुअली मिलती है टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके से काम कर रही है और चाहती है कि वो आगे भी काम करती रहे. सिर्फ इतना ही नहीं, आज के लिए हमारा एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिस टॉपिक को हम नाम देते हैं ब्रिक्स. एज आई हैव रिटन ओवर देयर, ब्रिक्स का नाम जो है वो 5 कंट्रीज को मिलाकर रखा गया है. इसमें से B स्टैंड्स फॉर ब्राजील. यू कैन सी फ्रॉम देयर B stands for Brazil, R for Russia, I for India, C for China. Originally ये 4 members थे. ठीक है, ये एक एक्रोनियम है. एक्रोनियम का मतलब होता है
जो नाम फर्स्ट अल्फाबेट से लेकर मनाया जाता है। जब 1990 में कोल्ड वॉर एंड हो गया, पावर ब्लॉक्स टूट गए, तो टू चेक करने के लिए यूएस की हेजेमनी को कुछ कंट्रीज ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, नाम था ब्रिक। ब्रिक की फॉर्मेशन जो है वो 2006 में हुई है। इसके बाद इसे 2010 में 10 इयर्स बैक साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया था। ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर्स है वो इस समय शंघाई, चाइना में लोकेटेड है। हम यहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। यू प्लीज रिमेम्बर द फर्स्ट पेज जो कि आपकी बुक में दिया हुआ था, जहां शंघाई को एकदम वैसे दिखाया गया था जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इसके लीडर्स जो हैं वो जायरे बोल्सोनारो, ये ब्राजील के हैं। पुतिन व्लादिमीर, इन्हें व्लादिमीर पुतिन भी कहते हैं, जो कि रशिया के हैं। नरेंद्र मोदी इज फ्रॉम इंडिया। जिनपिंग यू ऑल नो इज फ्रॉम obviously the China, and Cyril Ramaphosa is from South Africa. इस ब्रिक्स के कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले वो चाहता है कि ये पांचों कंट्रीज के जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाए फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता था फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है और कई बार उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब होता है गवर्नमेंट हेल्प जो भी चाहिए होती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चरलाइज करना जरूरी है तो वो भी स्टैब्लिश करता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है अपने मेंबर्स के अलावा दूसरे मेंबर्स को जो कि बिलोंग करते हैं एशिया एज वेल एज अफ्रीका। अभी लैटिन अमेरिका का इसमें नाम नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं हाउ पावरफुल इज द ब्रिक्स, तो ये इमेजिनेबल है। ऑब्वियसली ये उतना पावरफुल तो नहीं है जितना कि एशियन हो चुका है या ईयू हो चुका है, लेकिन इसकी जीडीपी जो हम पीपीपी की आप फुल फॉर्म इको में पढ़ चुके हैं, दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, यहाँ पूरा नाम नहीं आया। वो इसकी यूएस डॉलर्स में 50 ट्रिलियन पहुंच जाएगी बाय 2020। अब पता नहीं कोविड के बाद क्या होगा, नाउ डोंट नो आफ्टर कोविड। बिसाइड्स दिस, जब भी हम ये चैप्टर करते हैं और ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ब्रिक्स के अभी तक 11 समिट्स जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट समिट जो है वो 2009 में हुआ था। रिमेम्बर ये फॉर्म्ड हुआ 2006 में, लेकिन फाउंडेड एट जो है वो 2009 आती है। फर्स्ट समिट जो था वो सेटअप रशिया में हुआ था। यहाँ पुतिन ने ही इसको होस्ट किया था। शहर का नाम डिफिकल्ट है इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। सेकेंड समिट ब्राजील में हुआ था। फोर्थ समिट इंडिया में हुआ था। थर्ड चाइना में हुआ था। फोर्थ इंडिया में हुआ था। इस समय यहाँ पर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था ब्रिक्स की तरफ। फिर इसका 8th समिट जो है दैट वाज हेल्ड इन 2016 एंड मोदी होल्ड इट। और मोदी ने यहाँ से इकोनॉमिक इंटरफेरेंस की बात करनी शुरू की थी। 11th समिट जो लास्ट समिट है वो दोबारा से ब्राजील में रखा गया है। प्रपोज्ड था कि 2020 का जो ब्रिक्स का समिट है वो रशिया में होगा, लेकिन अब क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है। बिसाइड्स ये जो न्यू दिल्ली समिट की हम बात करते हैं, ये हेल्ड हुआ था 2012 में। इसमें बात की गई थी कि एक नया न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नाम से जाना जाता है, इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा एंड इट वाज ऑल एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th of July 2014. This topic is very much new to your syllabuses, but हमें include करने के लिए कहा गया है। All the students are requested to go through Wikipedia and find out the answers. Details हमें भी नहीं बताई गई हैं। Thank you guys. Go through it. I will be sending assignment for part 2 very soon.